तो क्या हाल चाल दोस्तों, आई होप सब कुछ बढ़िया, सब कुछ मस्त। एंड स्वागत में दोबारा हाजिर हैं आपके डेटा वाले भैया। और ये वीडियो जो है ये थोड़ी सी खास है क्योंकि ये पर्सनल भी बहुत है और दिल के करीब भी बहुत ज़्यादा है। एंड ये जो वीडियो देख के आप लोगों के अंदर आज मोटिवेशन आएगी, अगर ये पूरी देख गए ना एंड तक, आज के दिन के बाद आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। हर एक उस पर्सन के लिए जिसने की लाइफ में सक्सेस से ज़्यादा फेलियर के स्वाद चखे हैं, हर एक उस स्टूडेंट के लिए, हर एक उस बच्चे के लिए जो कि ये सोचता है कि हम अगर प्रिविलेज नहीं रहे, हम कभी किसी कॉन्वेंट स्कूल से नहीं बढ़ पाए और हमें कभी बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाई, तो मे बी हमारा फ्यूचर कभी सुधर नहीं सकता। हर एक उस बच्चे के लिए जिसके मॉम डैड कभी प्रिविलेज नहीं रहे और कभी उसको इतनी सुविधाएं तो नहीं मिली कि अपने ड्रीम्स को बहुत जल्दी पूरा कर पाए। एंड ये सारी चीज़ें आप सब लोग रिलेट इस वजह से ही कर पाओगे क्योंकि मेरी भी जो स्टोरी है, मेरी भी जो कहानी है, वो भी इन्हीं चीज़ों के ही अराउंड चलती है। एंड वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देख के भी आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो कहानी है वो है इस बंदे की जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, कि कैसे ये इस जगह तक पहुंचा। तो जो आज का वीडियो है वो तो एक बहुत ही छोटा स्टेप होगा, उसके आगे भी बहुत कुछ बताने के लिए होगा। तो वो चीज़ कमेंट पे बता सकते हो कि भाई आगे की जर्नी का भी तुम लोगों को जानना है या नहीं जानना है। एंड अगर अपने बारे में बताना चाहो तो यार मैं भी तुम लोगों के जैसा ही, तुम लोगों के ही बीच का बंदा हूँ। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, बहुत छोटे सी जगह से बिलोंग करता हूँ। लखनऊ में एक बहुत छोटी सी जगह है वहाँ से। एंड पहले तो ये बताना कितने लोग हो जो इस जगह से वीडियो को देख रहे हो। तो मेरी लाइफ का जो सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है हसल, जो मेरी मॉम डैड ने करी। वो इस वजह से क्योंकि उनका बैकग्राउंड कभी वैसा नहीं रहा कि, और वो इतने प्रिविलेज नहीं रहे कि उनको इस तरीके की एजुकेशन मिल पाए। वो भी हार्डली 6-7 क्लास तक ही पढ़े, उसके बाद घर से निकाल लेंगे और बाहर आके बस दर की ठोकरें ही खाई और काम करा, खुद को बनाया अपने सर्वाइवल के लिए, कैसे अपना पेट भरना है, इसी तरीके से बस करते गए। एंड सेम चीज़ अप्लाइड है मेरी मॉम पर भी क्योंकि वो भी उतने ज़्यादा प्रिविलेज नहीं रहे, रूरल एरिया से बिलोंग करते थे एंड हार्डली 3rd and 4th क्लास तक ही पढ़े। तो दोनों का सर्वाइवल एंड संघर्ष इतना ज़्यादा टफ रहा है ना कि वही चैप्टर एक ऐसा जो यहाँ एकदम इस जगह से अटैच है। एंड उन्हीं चीज़ों की लाइफ में इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा रही कि बस आगे चलते गए। एंड मेरी जो स्कूलिंग वगैरह भी है ना, वो भी बस मोहल्ले के आसपास वाले जो स्कूल होते हैं ना, वहीं से स्टार्ट हुई। हिंदी मीडियम एंड बस कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, 100-150-200 रुपये की फ़ीस है, उसी में जा रहे हैं। 8th क्लास तक बस वहीं तक पढ़ा। तो बहुत कह लो कि माइंड ब्लोइंग स्टूडेंट भी नहीं था कि मतलब बहुत शार्प माइंडेड, बहुत ही तोड़ू लड़का है, ऐसा तो कुछ भी नहीं रहा। फिर उसके बाद में जब धीरे धीरे चीज़ें थोड़ा सा सुधरी एंड जब मॉम डैड को यह रियलाइज़ हुआ कि इस जगह पे, इस स्कूल में रख के कुछ हासिल नहीं होने वाला, हम जिसको बनाना चाहते हैं वो तो ये नहीं बन पाएगा, तो फिर उन्होंने अपने एफर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ाया एंड एक और थोड़ा सा डिसेंट स्कूल में मेरा एडमिशन कराया। दैट टू अगेन मतलब जो हमारा हिंदी मीडियम का होता है ना, यूपी बोर्ड टिपिकल, वहीं से मैं भी पढ़ा हूँ। तो कितने लोग तो पहले बात हिंदी मीडियम वाले हो जो कि देख रहे हो वीडियो को, वो भी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, देखते हैं अपनी वाइब मैच कर रही है या नहीं। तो उस स्कूल में एक्चुअली 9th क्लास से मैंने थोड़ा अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना ज़रूर स्टार्ट करा। ऑल्दो कभी भी आज तक का भी इतना टाइम हो गया है, मैं मास्टर्स वगैरह कर लिया, जॉब वगैरह भी कर लिया, कभी मॉम डैड ने ये तो भाई नहीं पूछा कि तुम पढ़ क्या रहे हो, बट हमेशा एक चीज़ ज़रूर समझाते थे कि पढ़ लिख लो, बहुत कुछ सुधर जाएगा। तो वो चीज़ हमेशा दिमाग में चलती रहती थी। इसी की वजह से अच्छे से पढ़ते गए। तो यार मैं हमेशा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल भी रहा हूँ एंड ये चीज़ें जब अपनी की और स्टोरीज बताता रहूँगा कॉर्पोरेट की, तब तुम लोग और ज़्यादा रिलेट करोगे कि हाँ बंदा एक्सपेरिमेंट तो करता ही रहा। एंड यही मेरे साथ हुआ। तो 10th में मेरे साथ में सीन ये था कि मैंने साइंस वाली चीज़ तो मैं पढ़ ही रहा था, उसके बाद में थोड़ा और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसमें मैंने कॉमर्स ले लिया एज एन एक्सपेरिमेंट। एंड अभी तक की जर्नी ये है कि मतलब तुम समझ सकते हो यार, मेरा कंप्यूटर से कोई दूर तक नाता नहीं, कभी उस चीज़ को हाथ भी नहीं लगाया। एंड इन सब चीज़ों की वजह से जो ये मॉम डैड को और अच्छे स्कूल में डालने का जो पुश आया ना, ये होते हैं वो रिलेटिव्स, और ये जो मोहल्ले वाले लोग होते हैं ना भाई, ये किसी के सगे नहीं है और इनसे तो भगवान ही बचाए। क्योंकि इनका जो फंडा है ना, एक कंपेयर करने वाला, आपका बेटा क्या कर रहा है और हमारा तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो चीज़ें सोसाइटी में इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देना हर एक उसमें, तो वो चीज़ें सही नहीं होती हैं। मतलब मैंने तो यही चीज़ देखा है। और कुछ हद तक वो चीज़ें कभी कभी इतना मोटिवेट भी कर देती लोगों को कि भाई फिर बंदा लग ही जाता कि अब तो साबित करके दिखाऊंगा कि देखना तुम आगे कुछ साल बाद देखना कि क्या करता हूँ मैं। तो वही चीज़ होती है, जो होता है पहली बात तो अच्छे के लिए ही होता है। तो कॉमर्स लेने के बाद जो मेरा यूपी बोर्ड था 10th में, उसमें मैंने मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा करी,
बाकी सब्जेक्ट्स में तो थोड़े मार्क्स डामाडोल आए, बट कॉमर्स वगैरह में तो बहुत ही अच्छे आ गए एंड समवेयर अराउंड 75% मेरे बन गए। तो थोड़ा थोड़ा ठीक कुछ था, थोड़े और एम ज़्यादा थे कि इतने इतने आएंगे, बट कोई चलता है, सह लेंगे थोड़ा, बस यही वाली चीज़ थी उस टाइम पे भी। फिर उसके बाद में जब मेरा 11th स्टार्ट हुआ, उसके बाद हुई ये चीज़ कि जब कॉमर्स में इतने अच्छे मार्क्स आए तो यार फैमिली को था कि भाई इसी में क्यों कुछ नहीं करना है, कॉमर्स ही सब कुछ परस्यू करो। तो थोड़ा वहाँ पे लोग नाराज़ भी हुए, मॉम डैड भी कि यार अपना ही मन का करता जा रहा है तो मैंने कहा जो नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं परस्यू करना, वो नहीं करेंगे। तो साइंस से ही स्टार्ट करा, पूरा प्रॉपर साइंस में आ गए एंड साइंस में भी बहुत अच्छे से मेहनत करी, अपना फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री काफ़ी कुछ सुधारा, ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करी एंड जो 12th है यूपी बोर्ड में वो भी बहुत ही अच्छे परसेंटेज से क्रैक हुआ। अभी एग्जैक्ट फिगर तो मुझे भी याद नहीं, समवेयर अराउंड 86% इतने कुछ तो बन गए थे। एंड उस टाइम पर यार कॉलेज में ना मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बहुत अच्छा था और उससे इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा बिल्ड हो गया था। तो मैं तो ये सोचता था कि 12th के बाद में यार टीचर ही बनूंगा, प्रॉपर PCM करूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड आराम से कॉलेज में टीचर बनेंगे, आगे प्रोफेसर बनेंगे। ये ही चीज़ बस सोचा था कि किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। एंड उस टाइम तक चीज़ें साइंस में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि कॉलेज वाले एंड इवन घर पे भी बहुत कुछ आता था कि यार इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं यार, IIT, AEEE, उस टाइम पे UPTU ये सब चलता था, तो इनके एग्ज़ाम्स क्यों नहीं देने हैं। बट लिटरली मैं एक चीज़ बताऊँ भाई, मेरी एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा फटती थी, ठीक है। IIT का बहुत सिंपल सा फंडा क्लियर मेरे को पता था कि ये बिना उस तरीके की कोचिंग के, बिना उस तरीके की मेहनत के तो नहीं निकाल पाऊँगा। अब इसको तुम लोगों में बहुत लोग समझोगे कि यार खुद ही तुम उतना कॉन्फिडेंट नहीं थे तो कर सकते थे, बट नहीं था यार। तो उस एज पे होती ये चीज़ें, जब आसपास देख रहा हूँ कि बंदे लाख लाख रुपए की कोचिंग ज्वाइन करके फोड़ रहे हैं IITs में, तो मुझे भी यही लगता था ना कि यार उसके साथ में ही हो पाएगा। एंड NIT का तो मुझे नामो निशान भी नहीं पता था कि NIT क्या होता है, क्या चीज़ है। मुझे बस पता था IIT होते हैं और ये AIEEE की एग्ज़ाम होता है। तो मेरी तो भाई लिटरली बहुत ज़्यादा फटती थी, तुम ऐसा समझ लो। तो मैंने तो नहीं अटेम्प्ट किया, मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं थी कि मैं एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करूँ, इतने हज़ारों रुपए फॉर्म में डालूँ, इतनी प्रिविलेज नहीं थी मेरे पास। बट हाँ, उस टाइम पे एक जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती थी एंड उसी के लिए सिर्फ मैं हिम्मत जुटा पाया था, वो थी NDA का एग्ज़ाम। मतलब उस एज में हर एक लड़के का, हर एक लड़की का जो कि आर्म फोर्सेस में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होते हैं, वो ड्रीम होता है कि भाई एक बार NDA और CDS का एग्ज़ाम ज़रूर देंगे। तो मैंने भी 12th में वो चीज़ अप्लाई तो कर ही दी थी बिना किसी प्रिपरेशन के, क्योंकि बाकी की चीज़ें स्ट्रॉन्ग थी एंड अच्छे से एग्ज़ाम भी दिया। वो एग्ज़ाम मेरा निकल भी गया एंड पता नहीं कितने लोगों को पता है, मेरा NDA में सिलेक्शन भी हो गया था एंड मैं फर्स्ट टाइम 2011 में बैंगलोर गया था SSB के लिए। अनफॉर्चुनेटली मैं तीसरे दिन वहाँ से बाहर भी हो गया था, बट मुझे उस चीज़ का कोई गम उतना नहीं है, क्योंकि जिस अनएक्सपेक्टेड वे में मैं वहाँ पे गया एंड वो 3 दिन वहाँ के कैंप में अब तक की मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट दिन थे। वो एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे आप जाके, आपके अंदर अगर किसी चीज़ के उत्साह की कमी है ना, आप हर जाओगे। मतलब पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, हर एक चीज़ से ना इतना सराबोर हो जाओगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट होगा डिसिप्लिन। बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे डिसिप्लिन मैंने सीखा उन 3 दिनों में से। एंड फाइनली जब वहाँ पे उतना कुछ नहीं हो पाया तो वही चीज़ है, बैक टू पवेलियन। एंड जो चीज़ मैं बता रहा था कि मैंने सोचा कि BSc का एक भर दूंगा फॉर्म किसी अच्छे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, क्योंकि वही चीज़ यार इतना अफोर्डेबल नहीं था कि मॉम डैड चाहे मेरे IIT की कोचिंग का भी अफोर्ड कर पाते। बोलते वो ज़रूर थे तुमको करना करो, हम इंतज़ाम कहीं से भी कर देंगे, बट वो चीज़ मुझे पता थी कि वो कहाँ से ही इंतज़ाम करेंगे। तो इतना मैं उस टाइम से भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल था, मैं खुद समझता हूँ। एंड वो इसी वजह से, क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा संघर्ष किसी का देखते हो तो हिम्मत नहीं आती यार कि ज़्यादा और बोझ डाला जाए। तो मेरे साथ थोड़ा सा वो चीज़ थी, तो मैंने उस चीज़ के लिए बिल्कुल आगे हिम्मत नहीं हुई कि बढ़ूँ, और सेम वही कि यार गवर्नमेंट कॉलेज में ले लूँगा BSc में एडमिशन और आराम से PCM पढ़ूँगा। वही करा। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैं चाह रहा था कि जाऊँ इसमें BSc का फॉर्म भर देता हूँ PCM से। एंड जब मैं ट्रैवल करके ऑटो से कॉलेज के लिए जा रहा था फॉर्म अप्लाई करने, तो रास्ते में मैं बहुत सारी चीज़ें सोची। मैंने चीज़ें इस हद तक सोची कि यार 10th में कॉमर्स लेके भी सब कुछ कर लिया, साइंस का भी देख लिया, उधर भी जमा नहीं। कंप्यूटर यार एक ऐसी चीज़ है ना जो अभी तक टच नहीं करी है, और मतलब सुना है भाई, सब लोग आस पड़ोस में बात करते रहते हैं, उनके बच्चे तो क्योंकि इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए, सब कुछ उनका सेट है, तो भाई उनके घर में कंप्यूटर्स भी थे, गेम भी बहुत खेलते थे वो लोग।
तो वो सब था, मतलब सुन सुन के ऑब्सेशन तो लगता ही था। तो वही चीज़ सोची कि यार ठीक है, इसी बहाने कम से कम कॉलेज में जाएंगे, वहाँ तो लैब में कंप्यूटर्स पे तो काम करने को मिलेगा, फील तो आएगी, चुपके से गेम तो खेलेंगे कम से कम। तो बस उसी एक रीज़न की वजह से मैंने क्या करा, अपना सेफ साइड भी लिया, और मैंने क्या करा कि अगर इससे भी कुछ नहीं बना तो आगे क्या कर पाएंगे, उसके लिए भी मैंने कुछ कुछ बैकअप ज़रूर रखे। तो मैंने जो अपना कॉम्बिनेशन लिया वो लिया मैंने फिज़िक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री को सेक्रीफाइस करके मैंने ले लिया कंप्यूटर साइंस। तो आइडिया ये था कि थर्ड ईयर में आपको एक कोई स्ट्रीम ड्रॉप करनी होती है। मैंने सोचा देखेंगे 2 साल अगर कंप्यूटर जम गया, कुछ एटलीस्ट 1-2-5% भी आया तो कुछ आगे देखेंगे, नहीं तो ड्रॉप करके फिज़िक्स मैथ जिंदाबाद। बस इस तरीके से अपना कॉलेज में पढ़ाई स्टार्ट होगी। एंड यार गवर्नमेंट कॉलेज के एटलीस्ट जब अपने टाइम की मैं बात बताऊँ 2011 से 2014 में, तो भाई हालत तो खस्ता ही थी। एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों को भी पता है कि यार किस लेवल की पढ़ाई होती है भाई, ना तो स्टूडेंट्स कॉलेज जाने वाले, ना प्रोफेसर पढ़ाने आने वाले। तो वहाँ पे भी बस ऐसे ही मतलब धक्का लग रहा था अपने फ्यूचर को। एंड मेरे अंदर भी कोई इतनी सीरियसनेस बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि आसपास कोई बताने वाला नहीं था। एंड जो ये एज होती है उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो कमी खलती है वो खलती है राइट डायरेक्शन की, अवेयरनेस की और मेंटरशिप की। एंड वो चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा फील करी दिल से कि अगर कोई आसपास बताने वाला होता कि क्या आपकी लाइफ में सही हो सकता है, तो भले मैं उनके डिसीजंस को ब्लाइंडली नहीं फॉलो करता, बट मुझे कुछ हिंट तो मिलती कि हाँ ये ऑप्शंस मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो बस इन्हीं चीज़ों की वजह से मैं वहाँ पे लैक भी कर रहा था। बट खैर कोई नहीं, अगेन सह लेंगे, थोड़ा चले गए हम भी बीएससी में। एंड कुछ भी पढ़ाई नहीं करी। तुम लोग पढ़ाई का लेवल उस टाइम पे इतना ज़ीरो मेरा मान सकते हो कि जो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं उसमें नॉर्मल जो प्रोग्राम्स आते थे ना, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, ये सब चीज़ें, वो भी मैं रट्टा मार मार के एग्ज़ाम देने जाता था कि मेरा मार्क्स जो है ना वो सही से मेंटेन रहे। और वो जो बैकअप प्लान की मैं बात कर रहा था वो ये था कि अगर यहाँ कुछ नहीं हुआ तो यार कम से कम एग्ज़ाम में 60% तो बना के रखें, सो दैट ग्रेजुएशन के बाद में कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के फॉर्म भर पाएंगे, एसएससी, बैंक, पीओ, इन सब चीज़ों के लिए। तो बहुत सारी उस फेज़ में चलती हैं। एंड आई होप ये एक फेज़ है जिससे बहुत ज़्यादा लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे। आपकी भी लाइफ इतनी मजरब रही होगी, फ्यूचर इतना मजरब दिख रहा होगा, कोई क्लू नहीं हुआ कि क्या करें कि क्या ना करें। तो वही चीज़ उस टाइम पे मैं उसी सिचुएशन से पास हो रहा था। एंड ऐसा मान लो बस छोड़ दिया था, जो होगा जैसा होगा आगे देखा जाएगा, जैसा होगा भगवान पार लगा ही देंगे कहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ में चलते चलते 2 साल कब हवा में बीत गए बिना किसी पढ़ाई के। एंड तुम लोग वहाँ पे जो एक चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है, मे बी जो ये मेरा थर्ड ईयर है ना, एंड इसी में सब कुछ है मेरा। ये जो थर्ड ईयर जब अपना ग्रेजुएशन का मैं कर रहा था, सब कुछ यहाँ से चेंज, एक अलग डायरेक्शन चला गया, एक अलग दुनिया चला गया। वो इस वजह से क्योंकि एक दिन मैं क्लास में बैठा हुआ था और मैंने देखा क्या कि वहाँ पे एक पेपर में एक लड़की की कटिंग निकली हुई थी, और उसमें उस लड़की ने 2nd रैंक कैप्चर करी थी यूपीटीयू कॉलेज। ठीक है, तो यूपीटीयू कॉलेजेस में आपको पता है एचबीटीयू है। ठीक है, तो वहाँ से एमसीए के लिए उसने एमसीए के लिए एग्ज़ाम दिया था, उस एग्ज़ाम में उसकी 2nd रैंक आई थी। एंड बस वो कटिंग देखते ही मेरे को लगा कि बस भाई मेरे को डायरेक्शन मिल गई, क्योंकि सीएस ले रखा था। एंड उस चीज़ से ये लगा कि यार इसके बाद एमसीए का भी तो स्कोप है, थोड़ा सा फ्यूचर तो दिख रहा है। इसने क्रैक करी एंड एमसीए भी पता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो चलो कम से कम ग्रेजुएशन में नहीं सीख पाए तो जब एमसीए में जाएंगे तो कम से कम वहाँ पे चीज़ों को सीखेंगे जाके। तो उस हिसाब से फिर मैंने क्या करा, फटाफट मैं गया घर पे, बात करी कि पापा यही कोचिंग करनी है ताकि मैं भी एमसीए कर पाऊँ। और मैंने जिद पे अड़ गया था कि एचबीटीयू से ही करूँगा, एमसीए करूँगा जाके। मतलब अभी तुम लैक ऑफ अवेयरनेस देख रहे हो कि ना तो आईआईटी का उस टाइम पे पता था कि हाँ आईआईटी रुड़की भी उस टाइम पे एमसीए प्रोग्राम चला रही थी, और ना ही ये पता था कि एनआईटीज़ नाम के भी कॉलेजेस होते हैं, उनकी रेपुटेशन क्या होती है, उनका मतलब क्या होता है। तो इस तरीके की लैक ऑफ अवेयरनेस थी। बट फिर से गया वहाँ पे, एंड लखनऊ में एक कोचिंग थी। फॉर्चुनेटली मैं आज भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, एंड आई होप ये सभी को होना चाहिए। आप लोग टैग भी कर सकते हो कमेंट सेक्शन में जिन लोगों ने आपको पुश करा, लाइफ में यहाँ तक पहुँचाया है, क्योंकि मेरे लिए वो थे पेरेंट्स एंड जो मेरे सर थे, जिन्होंने मेरे को इतना अच्छा पढ़ाया कि भाई मैं वो एग्ज़ाम टॉप नॉच रैंक से क्रैक कर सका। तो कभी भी अपनी लाइफ में आप एक ऐसे फेज़ में पहुँच पाओ, एंड हमेशा टेक अ पॉज टू थैंक दोज पीपल जो आपके पीछे हमेशा रहे हैं, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया।
तो मेरे को भी लखनऊ में एक बहुत अच्छी ऐसी कोचिंग INPS क्लासेस मिली। मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। सर थे नितिन सर, बहुत ही अच्छा, मतलब नेक्स्ट लेवल पढ़ाते थे। एंड भाई उस टाइम पे जब मैं एडमिशन लेने गया था, तुम इस तरीके से समझो कि मैं उनसे बोला था, सर यार आप बस मेरे को HBTU के लिए पढ़ा दो, मेरे को वहाँ की प्रिपरेशन करनी है, मैंने सुना है उसका बहुत। तो ही वॉज लाइक कि तुम्हें IIT MCA की प्रिपरेशन नहीं करनी, तुम्हें NIT की नहीं करनी। मैंने कहा IIT की ठीक है सर करवा दो, बट NIT मुझे क्या पता सर कौन से कॉलेज होते हैं। तब उन्होंने मेरे को पूरा बताया एंड आई वॉज लाइक भाई ये मैं क्या ही मिस कर रहा था, मतलब मुझे तो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। तो वहाँ से मेरे को इन सब चीज़ों की नॉलेज बिल्ड हुई और मेरा उनसे क्वेश्चन था कि सर आप ये सारी चीज़ों के अलग अलग पैसे लोगे कि ये सारी तैयारी एक में ही होगी। तो सर ने हंसते हुए जवाब दिया कि आप बहुत ही ज़्यादा भोले हो भाई, और ये चीज़ हम स्टूडेंट्स को एक ही उसमें ही कराते हैं, आपको हर एक चीज़ के लिए अलग पे नहीं करना है। तो वहाँ से बहुत अच्छे से यार मैंने फिर मतलब आप समझ लो ना कि वहाँ पे जब वो डायरेक्शन मिल गई तब ठान लिया था कि अब यहाँ से अपनी चीज़ों को सुधारना है मुझे। जो गलतियाँ ग्रेजुएशन में नहीं समझ पाए या अपने 10+2 में नहीं समझ पाए कि क्या आगे करना है, उन सारी चीज़ों को ख़त्म करके फुल गियर में 4th 5th 6th गियर में गाड़ी डाल के तेज़ चलना है और मंजिल तक जल्द से जल्द पहुँचना है। एंड यहाँ पे ये ईयर मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ इस वजह से रहा क्योंकि मेरा ये 3rd ईयर था, तो मुझे किसी ना किसी तरीके से एटलीस्ट प्रैक्टिकल क्लासेस में आना, और कुछ क्लासेस तो एटलीस्ट होती थी तो उनके लिए मेरे को आना ही होता था। एंड जैसा कि बताया यार उतना प्रिविलेज तो था नहीं, तो मैं आता था साइकिल से ही। तो वो जो 3 साल भी मेरे यूनिवर्सिटी के रहे हैं, तो मेरे घर से लखनऊ यूनिवर्सिटी समवेयर अराउंड 12 से 13 किलोमीटर है, तो मेरे को एक साइड से आना साइकिल से ही एंड फिर वापस जाना। तुम समझ सकते हो, सर्दी हो, बरसात हो, धूप हो, गर्मी, एकदम कड़कती गर्मी, उसमें मैंने वो चीज़ें करी हैं। एंड ये सारी चीज़ें आती हैं, आपका बैकग्राउंड जब जैसे होता है ना, आप जैसी चीज़ें देखते हो तो फिर इन चीज़ों को करने की भी ना अपने आप में ताकत आ ही जाती है। एंड मेरा 3rd ईयर इसीलिए मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ था। वहाँ तक आना डेली एंड फिर वहाँ से 3 किलोमीटर कोचिंग जाना, वो अटेंड करना, शाम को 7 से 8 बजे कोचिंग से छूटना, वापस घर आना, फिर उसके बाद में यूनिवर्सिटी का भी काम देखना, जो कोचिंग क्लासेस में शीट्स मिलती थी उनको भी करना एंड पूरी डेडिकेशन के साथ में करना। तो तुम वो 1 साल जो मेरा 3rd ईयर का था, तुम खुद सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा हेक्टिक एंड टफ रहा होगा। बट ऑल थैंक्स टू दोज काइंड ऑफ एफर्ट्स जो करे, एंड उन्हीं का ये रिजल्ट है। मतलब जब आप मेहनत में लग जाते हो किसी भी चीज़ की पूरी दृढ़ निश्चय के साथ में, तो वो फिर चीज़ मतलब आपको पता नहीं लगता कि अगर आपके सामने कोई चैलेंज आ भी रहा ना, तो आप बहुत हंसते हंसते उसको क्रॉस कर जाते हो। एंड उस टाइम पे मेरे साथ भी वो ही सारी चीज़ें थी। एंड अब टाइम टू टाइम होता क्या है कि लोग काफ़ी ज़्यादा मुझसे पूछते हैं कि सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहें अपनी जॉब में भी, एंड जो भी हम करना चाह रहे हैं उसमें सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहें। तो यार सेल्फ मोटिवेशन कहीं भी नहीं है, आपको कहीं किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की ज़रूरत नहीं है उतनी। आपकी सेल्फ मोटिवेशन आपके आसपास ही है। आपका जो बैकग्राउंड है, आपने जो अपना पास्ट देखा है, आपकी जो रफ लाइफ रही है, वो ही आपकी सेल्फ मोटिवेशन है। तो आपको उसी को ही अपना एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनाना है, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। यही बस मेरे लिए एक मंत्र था मेरी सक्सेस का। जो भी है, जो भी थोड़ा मोड़ा अचीव करा है, वो बस उन्हीं चीज़ों की वजह से ही था। तो फाइनली 3rd ईयर में पूरी मेहनत झोंक दी, पूरी जान लगा दी, एंड सारे एग्ज़ाम्स टॉप नॉच रैंक से क्रैक करे। फिर वो चाहे BHU का हो MCA के लिए ऑल इंडिया रैंक 10, फिर वो चाहे UPMC का हो जिसके लिए सबसे ज़्यादा मैं पैशनेट था, वहाँ पे मेरी 19th रैंक आई। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट NIT निमसेट का एग्ज़ाम, जितने लोगों को नहीं पता है, निमसेट का एग्ज़ाम होता है BSc के बाद में, BCA के बाद में। इन सारे कोर्सेज़ को करने के बाद आप वो एग्ज़ाम बिल्कुल दे सकते हो। एंड NITs हैं, कुछ NITs हैं अभी भी जो MCA प्रोग्राम कंडक्ट करती हैं, एंड उन कॉलेजेस में आप पहुंच गए तो आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी। मेरी कैसे हुई वो ज़रूर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग चाहोगे वो चीज़ को कमेंट करके बताओगे कि हाँ वो चाहिए या नहीं चाहिए। बट मेरी जो रैंक आई थी गेस कर सकते हो, देखता हूँ मतलब कुछ 5 सेकंड देता हूँ, देखता हूँ कितने लोग अच्छे से गेस कर सकते हो। 1 2 3 4 5। तो मेरी जो रैंक आई थी वो आई थी यार ऑल इंडिया रैंक 43। तो बस इस तरीके के साथ में अच्छे से रैंक निकाली। आई वॉज वेरी हैप्पी, फैमिली वॉज रियली हैप्पी, एंड सर तो सुपर हैप्पी। उनके लिए तो वो गुरु दक्षिणा ही थी। उनके जो भी गुरु है यार वो पढ़ाता है किसी को और अच्छी जगह पे निकल जाए तो उससे बेस्ट तो फिर क्या ही हो सकता है। और मेरे सामने उस टाइम पे ऑप्शन थे कि NIT त्रिची, NIT सूरतकल, NIT वारंगल, NIT इलाहाबाद, एंड
वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए टफ हो रहा था डिसीजन ले पाना, वो ये था कि जाएँ तो अब जाए कहाँ, क्योंकि 43 रैंक में मेरे को कोई भी NIT मिल सकती थी, ठीक है। एंड NIT त्रिची, सूरतकल, ये टॉप नेम्स में आते थे जब MCA प्रोग्राम की बात होती थी, इनके प्लेसमेंट्स की बात होती थी, ठीक है। बट फिर अगेन मेरे दिमाग में जो चीज़ चलती थी वो इधर फैमिली, मॉम डैड की, लखनऊ से वो चीज़ इतनी ज़्यादा दूर थी कि टाइम टू टाइम आ पाना, उतना मैनेज करके देख पाना, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अगेन मॉम डैड तो कह रहे थे कि जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, ये सब मैनेज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट हमें पता है ना, हमें भी तो कुछ से कुछ सोचना चाहिए कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो उनको बेसिकली कंसर्न ये था कि अगर कहीं किसी और जगह जाओगी तो अच्छी जॉब लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। तो मैंने एक यही बात बोली थी कि अगर लगनी होगी तो NIT त्रिची से भी लग जाएगी, एंड नहीं लगनी होगी तो किसी भी NIT से नहीं लगेगी। तो इसीलिए मैं तो पास रहना चाहता हूँ और यहीं से करेंगे जो होगा, अब आगे की आगे देखेंगे। तो आराम से मेरे घर से जो मेरे सबसे नियरेस्ट NIT था, दैट वाज NIT इलाहाबाद, माय लवली कॉलेज, जिसने कि यहाँ तक पहुँचाने में बहुत ज़्यादा साथ दिया है। एंड बस उन्हीं चीज़ों की वजह से यहाँ तक आज हैं। तो वहाँ पे पहुँच गए, एंड उसके बाद की स्टोरी तो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि ये तो जस्ट एक, आप कह सकते हो ना, टीज़र था स्टोरी का। ये यहाँ से टीज़र था, बट असली हसल चालू तो अब होती है, क्योंकि पहुँच चुके हैं NIT में। एंड जब आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हो जहाँ पे ग्रेजुएशन तक आपने कुछ सीखा ही नहीं है, एटलीस्ट कंप्यूटर्स के लिए तो कुछ सीखा ही नहीं है, और अल्टीमेटली सीधे टॉप नॉच Tier 1 कॉलेज में आप अपनी लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हो, वो भी कंप्यूटर्स जैसी ब्रांच में। तो कैसी चीज़ें टफ होने वाली हैं आप खुद सोच सकते होगे, एक ऐसे बच्चे के लिए जो कि बस केवल हिंदी मीडियम सब कुछ करता आया, एंड कभी भी सीरियस नहीं रहा, कभी भी प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाया, डेडिकेटेड डिसीजन नहीं ले पाया। एट द एंड लिए ज़रूर, बट तब तक देर बहुत हो चुकी थी। तो कैसे वो चीज़ें सुधारी, कैसे आगे की लाइफ बढ़ी, कैसे यहाँ तक पहुँचे, वो भी ज़रूर बताएंगे। लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि आप वो चीज़ें जानना चाहते हो या नहीं। तो इस वीडियो में तो यार फ़िलहाल यही था, एंड एट द एंड बस मैसेज यही है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करेगी वो मैटर करेगा, आपका एफर्ट मैटर करेगा, आपके लिए मोटिवेशन जो चीज़ होनी चाहिए वो मैटर करेगी, कि आपका जो आसपास की चीज़ें, आपका बैकग्राउंड, आपके मॉम डैड का असल, आपकी लाइफ, वो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करनी चाहिए। कभी भी अपने एफर्ट्स में कमी नहीं होनी चाहिए। प्रिविलेज नहीं भी हो किसी चीज़ के लिए तो उसके लिए क्रिप नहीं करना चाहिए कि नहीं यार होगा नहीं, मेरे पास ये तो सुविधाएं नहीं है, मेरे से होगा नहीं। तो ये सब चीज़ें छोड़ दो, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है अपना। अगर आपके पास वो डेडिकेशन है तो आप कर ले जाओगे, एंड डजेंट मैटर कौन सी ग्रेजुएशन करिए, चाहे आप BSc BA और PCA के हो, BCom के हो, एंड आपके मन में ये डाउट है ना कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, हम कहीं तक पहुंच नहीं पाएंगे, मोहल्ले वालों ने और रिलेटिव्स ने भी इतना कुछ बोल दिया है, केवल बाकी जो Tier 1 में है और BTech कर रखा है सब कुछ उन्हीं का, ये सब वही कर रहे हैं। तो ये मिथ भी गलत है, क्योंकि अपने लिए जो चीज़ें बदलेंगे वो कौन बदलेगा, हम ही बदलेंगे। जवाब भी बाकियों को कौन देगा, हम ही देंगे। तो आज से उन्हीं चीज़ों पे आपको भी स्टार्ट करना है कि अपने आप के अंदर इतना ज़्यादा इंथुजियाज्म लेके आना है, किसी की सुननी नहीं है। इधर आसपास जो ये बोलते हैं ना, मतलब समझ रहे हो किसकी बात कर रहा हूँ, तो आपको सुनने पे ध्यान कम लगाना है, इधर उधर की चीज़ों पे जो आपके माइंड में निगेटिविटी क्रिएट करेंगी। आपको सिर्फ अपने रास्ते पे चलना है। तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप मोटिवेटेड तो फील कर ही रहे होगे, कर रहे हो तो बस पता है क्या करना है तुम्हें। उसके बाद फटाफट लाइक बटन दबाना है, सो दैट इस तरीके की जो चीज़ें वो और लोगों तक भी पहुंच पाए। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होंगे कि उन्हें कुछ तो गाइडेंस मिल पाए। ऑब्वियसली इस वीडियो में वो चीज़ भी मैंने बताई है, तो शेयर कर दो फटाफट लाइक बटन भी दबा दो। एंड एक इम्पॉर्टेंट काम तो बिल्कुल करना मत भूलना, क्योंकि चैनल स्टार्ट हुआ है, सब्सक्राइब वाला जो लाल बटन है उसको हाथ पैर मारो, जैसे भी मन करे बस दबा दो, एंड नोटिफिकेशन वाला बटन भी दबा देना, वरना फिर वीडियो नहीं पहुंचेगा तो तुम लोग कहोगे ये बंदा तो चैनल बना के चला गया, कुछ डालता उलता तो है नहीं। तो वो चीज़ भी ज़रूर कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।